हेलो फ्रेंड्स। सी टेट की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सीडीपी के सेक्शंस को 7 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। इसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आइए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सीडीपी सेक्शन का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन से इससे संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर्स में। जो कथन वो कह रहा है हमारा कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्र, अक्सर जो टीचर्स होते हैं जिनकी जो राइटिंग होती है अगर खराब होती है तो वो समझते हैं कि वो बौद्धिक रूप से भी अक्षम होंगे। ये जो कथन है इसका सही है। अब यहाँ पर कारण दिया है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि जो टीचर्स होते हैं छात्रों से डेली आप रूबरू होते हैं तो उनके मन में आंतरिक पूर्वाग्रह होते हैं कि छात्र के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जो कारण है वो भी सही कह रहा है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? अब देखिए इस क्वेश्चन में नेगेटिव पॉइंट पूछा है। पहला है यहाँ पर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। सेकेंड है अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। अगर हम विविधता की बात करते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करेंगे, यानी कि हमारा सही है। सेकेंड है पाठ्यक्रम के विभिन्न दृष्टिकोण के अनुभवों को शामिल करना। जो पाठ्यक्रम के जो दृष्टिकोण है उनको शामिल भी करना चाहिए, ये भी सही है हमारा। फोर्थ है हमारा विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्यों? ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव हमारा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्व ग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। क्योंकि नेगेटिव पूछा गया था इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो हमारी इसकी बच्चे की अधिगम क्षमता होती है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल, यहाँ पर करेक्ट मेल पूछा गया है। यहाँ पर पठन विकल्प है, पठन विकल्प के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये संख्या और अंकगणित संक्रियताओं के लिए सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। पठन जो होता है वो हमारा पढ़ने से रिलेटेड होता है, रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है, और ये क्या कह रहा है अंकगणित की यानी कि मैथ से रिलेटेड, यानी कि ये हमारा क्रॉस है यहाँ पर। सेकंड गणित, गति समय वैकल्प है, ठीक से देख सुन व बोल पाने की अक्षमता को प्रभावित करते हैं। ये भी यहाँ पर हमारा गलत है, ऑप्शन हमारा। थर्ड है हमारा गुणज वैकल्प है, पढ़ने की क्षमता गुणज कह रहा है और पढ़ने की क्षमता कह रहा है। पढ़ने वाला हमारा पठन वैकल्प होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। पढ़ने की क्षमता और भाषा करण कौशल को प्रभावित करता है, ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कह रहा है लेखन वैकल्प, यानी कि लिखते हैं जब तो सूक्ष्म पेशीय कौशल और वृत्ति को प्रभावित करता है। जब बच्चा लिखता है या हम लिखते हैं तो हमारी जो सूक्ष्म पेशियां, हमारे हाथ की जो पेशियां होती हैं ये काम करती है, जो धीरे धीरे वर्क करती है। इसीलिए हमारा क्या है, ये वाला करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। जो स्वाधीनता से जूझ रहे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या इजी होता है? पहला है परिचित और पूर्ण में दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच में तेजी से बदलाव करने में। जो बच्चा स्वाधीनता से जूझ रहा है वो गतिविधियों को तेजी से बदलाव नहीं करेगा, तो ये हमारा क्रॉस है। नेक्स्ट है अजनबियों के साथ संवाद करने पर ठीक से जल्दी से अजनबियों से वो बात भी नहीं करता है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। जो स्वाधीनता से जूझ रहा बच्चा होता है वो किसी से बातचीत करते हुए सीधे आंखों से संपर्क करने में, स्थापित करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो परिचित और पूर्ण में दिनचर्या का पालन करने में उसको जो है
आसानी होती है। करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन सही है। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये करेक्ट है। बच्चे जो थे प्रतिभाशाली, उनके अंदर सामर्थ्य होती है, जो अगर उनको ठीक से उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अवसर दिए जाएंगे तो उनको विकसित होने की आवश्यकता होती है। सेकंड यहाँ पर दिया प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना कल शक्ति भी कमजोर होती है। अब वो कह रहा, क्वेश्चन पूछा गया था नेगेटिव, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी जो जिज्ञासा की भावना कम नहीं होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, और उनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। वो ये कह रहा है उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो कमजोर नहीं होती है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में से किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है, ये भी ये करेक्ट कह रहा है, क्योंकि आपने नहीं पूछा तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। नेक्स्ट है बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें एक से अधिक बुद्धि हो सकती है, ये भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्योंकि नेगेटिव पूछा गया था तो नेगेटिव है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चे में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ये प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि का विश्लेषण अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। वो कह रहा है कि जब बच्चे कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो उनमें एरर्स होती हैं, उनकी त्रुटि का वो विश्लेषण करते हैं, तो ये अधिगम प्रक्रिया का एक निरर्थक गतिविधि, वो कह रहा है कि निरर्थक है, जबकि ये सार्थक गतिविधि है, इसलिए हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, ये करेक्ट कह रहा है कि जब विद्यार्थी त्रुटि करते हैं तो उनकी अधिगम क्षमता की स्मृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। थर्ड ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों के समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। बच्चे की स्वयं की जो त्रुटि होती है विद्यार्थी की समझ में फासला कभी पैदा नहीं करती, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में अब अधिक संज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालते हैं। बच्चे की जो त्रुटियां कभी भी बाधा नहीं डालती हैं, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है, ये हमारा रॉन्ग है। घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए, ये भी हमारा गलत है। घोषणात्मक ज्ञान और विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी हमारा गलत है। करेक्ट आंसर है हमारा प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ऑप्शन से हमारा कम कम, लंबा लंबी, कम लंबी, लंबा कम। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करें, जैसे जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, जो हमारी वस्तुएं होती है, अगर उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उन्हें सीखने में जो है हमारा समय है वो हमारा कम लगेगा और सीखने में कम समय लगता है और वे हमारी लंबी जब हम किसी भी वस्तुओं में मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर संशोधन करते हैं तो उसमें हमें सीखने में जो हमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब हम किसी भी चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार रीड करते हैं तो वो हमारी लंबे समय तक हमारी स्मृति में बनी रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, लंबा और लंबी। यानी कि जो हम संशोधन करते हैं उनके सीखने में लंबा समय लगता है और वो लंबी स्मृति तक हमारे बने रहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर हम लर्न कर रहे हैं वो लंबे समय तक हम उसको कई बार रिपीट करते हैं तो हमारी ज़्यादा टाइम तक हमारी स्मृति में बने रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, थर्ड यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
ये अभिकथन कारण से संबंधित है। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। जो कथन है ये सही कह रहा है कि जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों का ऐसे ध्यान प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनके सीखने का क्या ऑब्जेक्टिव है और उन्हें उसमें ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए किस काम की जरूरत है। सेकंड कारण कह रहा है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ को उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। ये भी इस करेक्ट कह रहा है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है और ये आ सही, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर दिए जाते हैं। जब बच्चा खोज आधारित कोई भी चीज सीखता है तो उसे उस काम की रचना के लिए अवसर देने चाहिए। सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड यहाँ पर दिया ऑप्शन, शिक्षक को एक तानाशाह के रूप में, क्योंकि कह रहे शिक्षक को तानाशाह के रूप में शिक्षार्थी है और शिक्षार्थी श्रोता के रूप में कार्य करते हैं, तो वैसे ही हमारा रोग है। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब बच्चा कुछ खो रहा है तो शिक्षकों को उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ उनकी जरूरत हो वहां पर उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चे कुछ भी नई चीज सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो उन्हें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये भी इसीलिए रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर है शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव पूछा गया है। विद्यार्थियों, जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे क्वेश्चन में नेगेटिव लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है, अगर पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ढूंढना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। ऑप्शन से हमारे विद्यार्थियों में से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, तो ये तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। वो कह रहा है ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, यानी कि रटने के लिए यहाँ पर ये कह रहा है, तो यही हमारा नेगेटिव है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये याद करने के लिए, यही हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन से। नेक्स्ट, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या फिर मनोगत्यात्मक। तो करेक्ट आंसर है हमारा सामाजिक रचनावाद। जो सक्रिय हमारी माध्यमिक विद्यालय कक्षा पूछा है किसके सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, सामाजिक रचनावाद है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास को निर्धारित किया जाना चाहिए, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये फिर से हमारा अभिकथन कारण से संबंधित है। क्वेश्चन अभिकथन है यहाँ पर, समानुभूति यह समझने की एक योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनके भावनाओं के अनुमान के लिए। जो यहाँ पर कथन कह रहा है ये हमारा सही है। अब कारण पे आते हैं। कारण कह रहा है भावना और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं, वो कह रहा है भावना और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कारण जो ये हमारा रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये सही है और आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति में प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर। वो कह रहा है कि स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी
बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है सत्र के अंत में वस्तु इस प्रकार के प्रशिक्षण पर जोर देगा। वो कह रहा है सत्र के अंत में, जबकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जो बच्चे का मूल्यांकन किया जाए वो बच्चे के समय समय पर करना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है छात्रों को उनके अभिसंज्ञात्मक ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके जो बच्चे के ज्ञान है उसको विकसित करें, उसके कौशल को विकसित करें करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को। यही हमारे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनः फलन प्रदान करना। ये भी हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर है छात्रों को उनके अधिज्ञानात्मक ज्ञान को कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जिसमें शायद अंदर से मोटिवेट होता है किसी भी काम को करने के लिए, वही हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें छात्र बाहर से किसी लालच में या फिर इसे पुरस्कार के लालच में या फिर किसी की प्रशंसा के लालच में वो मोटिवेट होता है किसी भी काम को करने के लिए। आइए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सेकंड है दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये भी जो है हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सेकंड है भारी पुरस्कार, पुरस्कार के लालच में से बच्चा भी प्रेरित होता है, ये भी हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जबकि क्वेश्चन में आंतरिक का पूछा है। अब यहाँ पर बच्चा जो अपनी पसंद से अपनी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य करता है, अपने आनंद के लिए कार्य करता है, वही हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। तो व्यक्ति रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। ऑप्शन है हमारे विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ सभी विशेषताएं लाता है जो सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है, क्योंकि सामाजिक रूप से कह रहा है इसीलिए ये रॉन्ग है। सेकंड है योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है विकास का स्तर निरंतर विकसित दृष्टिकोण, यह भी गलत है क्योंकि समाज से कह रहा है इसलिए प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज है। यह हमारा किस अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है हमारे किशोरावस्था, मध्य अवस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डैश के दौरान एक विकासात्मक कार्य और यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज, ये हमारी किशोर अवस्था की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अगेन क्वेश्चन हमारा अभिकथन कारण से संबंधित है। अभिकथन यहाँ पर है बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। ये सही कह रहा है, जो समाज के मूल्य होते हैं बच्चे उसको प्रत्यक्ष भी सीखते हैं और अप्रत्यक्ष भी सीखते हैं। यानी जब कोई कहता है तब भी सीखते हैं और जो लोगों को व्यवहार करते हुए देखते हैं तो अपने आप भी सीखते हैं। यानी कारण अभिकथन जो है करेक्ट है। कारण वो कह रहा है यहाँ पर समाजीकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। जो कारण है वो हमारा गलत है यहाँ पर। तो आंसर है हमारा ए, अभिकथन जो है हमारा वो सही है और कारण जो है हमारा गलत है। तो आंसर है हमारा ए, ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूल संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। वस्तु स्थायित्व जो गुण होता है बच्चे के हमारे संवेदनात्मक अवस्था का होता है, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यात्मक खेल जो होती है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था का, ये भी रॉन्ग है। संरक्षण भी हमारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है हमारा अमृत तर्क।
नेक्स्ट, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वे विकास पर डैश के प्रभाव पर प्रयास रूप से विचार करने में विफल है। अब यहाँ पर पूछेगा, जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं दी थी, जो विचार दिए थे, उसमें से वो किस में विफल रहे हैं? अनुभव में, परिपक्वता में, क्रिया में या फिर संस्कृति में? जब हम जीन पियाजे की बात करते हैं तो जीन पियाजे जो है, इन्होंने संस्कृति के ऊपर कुछ भी नहीं बोला, ये हमारा वाइस्टी जी ने बोला है। द करेक्ट आंसर हमारा फोर ऑप्शन है, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही इस सम्मिलित युग में, यहाँ पर ने पूछा है कि कौन सा सही है? कानून और व्यवस्था उन्मुख मानवता के लिए समाज न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, ये इसके साथ मैच नहीं है हमारा। अगर हम उनके सिद्धांत को देखते हैं, हार्वर्ड गार्डन के, सेकंड है सामाजिक अनुबंध उन्मुख है, दूसरों की धारणा पर ध्यान। सामाजिक उन्मुख में क्या कह रहा है? दूसरों की धारणा पर ध्यान। अब नेक्स्ट, दृढ़ और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, पूरे परिणामों से बच्चा बच्चा जब देखता है कि उसे दंड मिलेगा तो वो आज्ञा का पालन करता है, जिससे कि बुरे परिणामों से बच सके। ये हमारा करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उनमें अधिक से अधिक संख्या के लिए सबसे अच्छा, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे और लेविन्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? दोनों में पूछा है कि दोनों जो हमारे ये हैं, इनमें से जो कौन सी समानता है, दोनों मानते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग समान है। फर्स्ट है, संस्कृति को सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये लेविन्स्की का है, जीन पियाजे का नहीं है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये जीन पियाजे ने कहा था, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। लेविन्स्की ने नहीं कहा था, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या समानता पूछी गई है। नेक्स्ट, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है भाषा संज्ञान, ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट, जो थर्ड ऑप्शन है, बच्चे आत्म निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये जीन पियाजे ने भी कहा है और लेविन्स्की ने भी कहा है, दोनों ने कहा है आत्म निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों को शामिल होते हैं बच्चे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23, लेविन्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये नहीं कहा था इन्होंने, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, ये हमारे लेविन्स्की ने कहा था कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है, जो कार्य जिस वो कार्य भी वो कर सकते हैं जो दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चे अनियंत्रित पैदा होता है और समाज को उन्हें सामाजिक एक व्यवहार सिखाने की जरूरत है, ये रॉन्ग है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, बच्चे में बहुत क्षमता होती है और जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन की संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि तुलना करना होना चाहिए, जबकि किसी भी चीज में बच्चे की तुलना करने की बात नहीं कही गई है, तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। अब कारण क्या कह रहा है? बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमत्ता जन्मजात क्षमता कह रहा है, ऊपर से कह रहे हैं इसे पोषित नहीं किया जा सकता, जबकि बुद्धिमत्ता को पोषित किया जा सकता है। यानी कि हमारा जो है ए भी गलत है और आर भी गलत है, कथन और कारण दोनों ही गलत है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडरों के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है। एक टीचर है जो माध्यमिक स्कूल की टीचर्स है, वो बच्चों को जेंडर के वैज्ञानिकों को एग्जाम्पल्स देती है। तो इसमें वो बच्चों को क्या बताना चाह रही है कि सभी जेंडर पहचान को सक्षम बनाए रख करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। तो जो शिक्षिका है, टीचर्स है, वो बच्चों की जो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है इसमें। तो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये विकथन और कारण से संबंधित है। सभी लड़कियां मेहनती होती है और ईमानदार होती है, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। ये सही है कि ज्यादातर लड़कियां मेहनती होती हैं और ईमानदार होती है, ये कह रहे हैं।
जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के भी मेहनती हो सकते हैं, ईमानदार होते हैं लड़के भी, और लड़कियां भी हमारी बुद्धिमान और रौबदार हो सकती है। इसलिए जो कथन है वो हमारा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है कारण। दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। जो कारण है वो हमारा यहाँ पर गलत है। कथन भी गलत है और कारण भी यहाँ पर गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन ए, आ दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो व्यक्ति विद्यार्थी स्टूडेंट्स है उसके सीखने में सबसे पहले में कुछ बच्चों की में विकासात्मक कमियां, बच्चों की कमियों को हमें कभी नहीं देखना चाहिए। सेकेंड वो कह रहा है विद्या का सामान्य चित्रण, विद्या के चित्रण को देखना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उनके अलग अलग बुद्धिलिप्त स्तरों का सामान्य मानदंड, ये भी गलत है। कुछ बच्चों में संज्ञात्मक असमानता, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है विद्या का सामान्य चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वह आकलन जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। ऐसा कौन सा आकलन है जो बच्चे में तुलना करने के लिए किया जाता है? मानक संदर्भित, मापदंड संदर्भित, प्रारूप संदर्भित या फिर आत्म संबंधित? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर मानक संदर्भित जो आंकलन है वो बच्चों में तुलना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा, ठीक है। आंकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए। ये सही है कि जब बच्चे का आंकलन किया जा रहा है उनकी संज्ञानात्मक क्रिया को प्रभावित करना चाहिए। यानी कि अब इसमें देख लेते हैं कि वन ऑप्शन किस किस में आ रहा है। देखिए वन इसमें नहीं आ रहा फर्स्ट वाले में, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वो क्या कह रहा है यहाँ पर, आंकलन को अपने आप में सीखने के अनुभवों के रूप में काम करना चाहिए, ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड अगर हम देखते हैं सेकंड इसमें नहीं आ रहा तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारी ये दो बचते हैं, ठीक है। आंकलन को छात्रों के सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करने के लिए, देखिए डर और तनाव कह रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यानी कि थर्ड वाला इन दोनों में इसमें नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। फोर्थ भी देख लेते हैं। आंकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए, ये गलत है। आंकलन कभी भी मानकीकृत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा आंकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए और आंकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? इसमें से पूछा कौन सा यहाँ पर विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय आलोचना और विश्लेषण चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? ऑप्शन से हमारे अखबारों में लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाए, ये बच्चों का भी उच्च स्तरीय को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है अखबारों का लेख पढ़े और उसके शीर्षक के बारे में सोचे, ये भी कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, ये जो है हमारा करेक्ट हो, जिससे सोच को बच्चे के बढ़ावा देगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचाने, करेक्ट आंसर है हमारा किसी भी घटना में एक ही घटना को दो अखबारों में जब बच्चा पढ़ता है और उसकी निहित मान्यता की पहचान करता है, ये उच्च स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषण चिंतन कौशल का एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। ये थे हमारे सीडीपी के साथ थ्योरी के क्वेश्चंस। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट जो पेपर है इसका थ्योरी का आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।